Hello everyone. Today we are going to read the summary of the chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. Lost Spring खो चुकी बहार Stories of Stolen Childhood कहानियाँ कौन सी Of Stolen Childhood उजड़ चुके बचपन की लुट चुके बचपन की कहानियाँ। अनीश जंग एक राइटर हैं जो हमें एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रही हैं जो कि क्या है, कहानी नहीं है, वास्तविकता है। उन बच्चों की कहानियाँ जिनका बचपन उजड़ चुका है, बिखर चुका है। हम पढ़ेंगे उन बच्चों की कहानियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं अनीश जंग कौन थी। अनीश जंग 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला। वो राउरकेला में पैदा हुई थी। अब आप ढूंढिए कि ये राउरकेला कहाँ है, मैप में आप ढूंढिए। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन बिताया, एंड एडोलेसेंस, और अपनी किशोरावस्था बिताई इन हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर राइटर्स। उनके दोनों ही माता और पिता क्या थे, राइटर्स थे, लेखक थे। अनीश जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीश जंग जी ने भारत में एक राइटर के रूप में अपने करियर को शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. वो एक संपादक रही हैं और स्तंभकार रही हैं for major newspapers in India and abroad. इंडिया और अब्रॉड, भारत में और विदेश में जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे, जो बड़े बड़े अखबार थे, उनमें वे क्या थी, स्तंभकार के तौर पर काम करती थी, कॉलम लिखती थी, और वो एडिटर भी रही हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो निम्नलिखित आप लेख पढ़ेंगे, ये एक अंश है, एक्सेप्ट है उनकी किताब जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खो चुकी बहार, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उजड़े बचपन की कहानियां। चलिए अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी को। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में साहिब के बारे में हमें पता चल रहा है, एक छोटे से बच्चे के बारे में। दूसरे भाग में हमें मुकेश के बारे में पता चलेगा। तो पहले भाग में क्या बताया गया है देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इंप्रेशंस रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। जो पहला भाग है वो बताता है द ऑथर्स इंप्रेशंस, लेखक के प्रभावों को, उस पर जो प्रभाव पड़ा है रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स, गरीब कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके जीवन को देख करके जो ऑथर के ऊपर प्रभाव पड़ा है उसके बारे में इस पार्ट में, इस भाग में बताया गया है। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। ये जो कूड़ा बीनने वाले हैं ये ढाका से आए हुए हैं। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ओके, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। आखिर वो बांग्लादेश को छोड़ करके इंडिया क्यों चले आए, आगे हमें पता चलेगा। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैग पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। इसके अलावा जो सेटलमेंट है, जो बस्ती है ऑफ द रैग पिकर्स, इन कूड़ा बीनने वाले लोगों की, वो कहाँ पर है? वो है इन द एरिया ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के क्षेत्र में। ये सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी जो है वो दिल्ली के सबर्बन एरिया में है। दिल्ली के किनारे सटा हुआ ये एक एरिया है, ठीक है। Destruction has come in their fields and homes due to the storms. तबाही
हैज़ कम आई है इन दियर फील्ड्स उनके खेतों में, एंड होम्स और उनके घरों में, ड्यू टू द स्टॉर्म्स तूफान की वजह से। वो पहले कहाँ रहते थे? ढाका में रहते थे। वहाँ उनका घर था, खेत था, खलियान था, हरे भरे पेड़ पौधे थे, लेकिन वहाँ पर तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, उनका सब कुछ लुट गया। इसलिए कमाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए उनको अपना घर छोड़ करके एक दूसरे देश में आना पड़ा। और कहाँ आना पड़ा? भारत में। और भारत में कहा? दिल्ली से सटे हुए एक क्षेत्र में जिसका नाम है सीमापुरी, जहां पर बहुत सारे बाहर से आए हुए शरणार्थी लोग रहते हैं, जहां पर जो गरीब बच्चे बूढ़े लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है और बेघर हैं, वो लोग वहां पर आकर के रहते हैं और जीविकोपार्जन के लिए कूड़ा वगैरह बीनते हैं। They had come to the big city in the hope of finding living there. वे अपना घर छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके इस बड़े से शहर में आए थे, इन द होप ऑफ, इस उम्मीद में, किस उम्मीद में? ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर, अपनी रोजी रोटी को फाइंड करने की उम्मीद में इस बड़े शहर में आए थे। However, हालांकि the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. हालांकि the reality was, जो वास्तविकता थी, in fact असल में painful, बहुत ही कष्टदायक थी, for them उनके लिए, and they had to face और उनको झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा, many hardships, कई कठिनाइयों का। उन्हें वहां पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वो अपना देश छोड़ करके सीमापुरी एरिया में आए थे। उन्होंने देखा यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ना ही हमारे पास परमिट है, ना ही हमारे पास वोटर कार्ड है, ना ही रहने के लिए कुछ है, कुछ व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी। पढ़े लिखे भी उतने नहीं थे, वो लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं। तो वहां पर जीवन को काटना, गुजारना, पेट पालना बहुत ही दूभर हो गया था। फिर जो कुछ भी काम मिल जाए उल्टा सीधा बस कर लो और पेट को चला लो, किसी तरह से पाल लो। अपने बच्चों को जैसे तैसे बस जीवित रखना है, ठीक है, इसके लिए जो भी काम करना पड़ा उन्होंने किया। और इस तरह से उनको रैक पिकिंग के काम में फंसना पड़ गया। उनकी भी ख्वाहिशें थी, उम्मीदें थी, इच्छाएं थी, लेकिन वो सब धराशाही रह गई। इस पेट ने उन सारी इच्छाओं को मार दिया। They are certainly poor and lack various resources. वे निश्चित तौर पर गरीब हैं। And lack, और उनके पास कमी है किस चीज की? Various resources, भिन्न भिन्न स्रोतों की। कौन कौन से रिसोर्सेज की उनके पास कमी है? ना घर है, ना कपड़े हैं, ना पैसा है, ना खाने के लिए कुछ है। तो इन सारी चीज़ों की उनके पास कमी है। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें विधिवत बताई गई हैं। द राइटर वॉचेज साहब एवरी मॉर्निंग। जो राइटर है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो राइटर है वो लेखिका है, लेखक नहीं है। इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। The writer watches Sahib every morning as he scrounges for gold in the neighborhood. जो राइटर है, जो लेखिका है, वो देखती हैं साहब को every morning, हर सुबह। साहब कौन है? एक छोटा बच्चा है, कूड़ा बीनने वाला। As he scrounges for gold, जब वो गोल्ड की खोज करता है। कहाँ पर खोज करता है? इन द नेबरहुड, पड़ोस में ही। लेखिका जहाँ रहती है उसके थोड़े दूर ही क्या है, एक डंप यार्ड है, जहाँ पर साहब जैसे कई बच्चे आते हैं और उसमें क्या करते हैं? मूल्यवान चीज़ों को ढूंढते हैं, खोद खोद करके, प्रयत्न करके उसमें चीज़ों को ढूंढते हैं, शायद उनको कोई चीज़ मिल जाए। तो गोल्ड का यहाँ पर मतलब क्या है? बहुमूल्य चीज़। जैसे किसी एक बच्चे को एक कॉइन मिल गया तो दूसरे के अंदर जोश आ गया, वो भी ढूंढने लगा, तीसरा भी ढूंढने लगा, शायद अब मुझे मिले, शायद अब उसको पहले मिले। तो बच्चों के लिए वो पैसा कमाना, पेट पालने से ज्यादा वो क्या था? एक आश्चर्य, एक वंडर की चीज थी, एक तरह का उनके लिए गेम था ये। उस डंप यार्ड में, उस कूड़े वाली जगह पर चीजों को ढूंढना उनके लिए एक तरह का क्या था? शौक हो गया था। ठीक है, उनको खुशी मिलती थी उस काम में।
भाई बड़े लोग क्या करते हैं, उनके लिए तो जीविकोपार्जन का साधन है ये, लेकिन बच्चों के लिए वो एक अलग ही चीज थी। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैग पिकर्स इज द गार्बेज। इन रैग पिकर्स के लिए जीविका का जो साधन है, जीवन यापन का जो साधन है, वो क्या है? गार्बेज है, कूड़ा है। इस कूड़े से ही उनका पेट भरता है। फर्दरमोर, इसके अलावा फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज अ वंडरस थिंग, बच्चों के लिए ये भी आश्चर्यजनक चीज है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि उस बच्चों के लिए कूड़ा बीनना क्या एक अलग ही चीज है, एक अलग ही तोहफा है, एक अलग ही गेम है, एक अलग ही शौक है। The children are able to find a coin or two from it. बच्चे ढूंढ पाते हैं, ढूंढ लेते हैं, एक सिक्का या एक आध सिक्का जो है वो ढूंढ लेते हैं, और उससे क्या होता है? उनका पेट पल जाता है। These people have ambitions and desires. इन लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं और इच्छाएं भी हैं। The problem is that they do not know the way to make them possible. समस्या ये है कि इनको पता नहीं है वो रास्ता, वो तरीका कि कैसे अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को, अपनी एम्बिशंस को पॉसिबल करें। अपनी आकांक्षाओं को संभव बनाने का जो रास्ता है वही इनको नहीं पता है। उनका पेट पल जाए, वो रात को अच्छी नींद ले सकें, बस इसी में ही उनका जीवन बीत जाता है। वो आगे का कुछ सोच नहीं पाते हैं। आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी में ही वो चिंता करते रहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनएबल टू रीच। काफी चीजें हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। दे आर अनएबल टू रीच, वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। Later, Sahab joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals. बाद में साहब एक टी स्टॉल को ज्वाइन करता है जहां पर संभावना है उसके लिए 800 रुपए और दिन भर का जो 3 टाइम का भोजन है उसको प्राप्त करने की। एक दिन जब साहब गुजर रहा होता है, हाथ में एक भारी भरकम स्टील का कैनिस्टर लिए हुए और मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, तो राइटर मिलती है साहब से और पूछती है कहाँ जा रहे हो? तो साहब बताता है मुझको तो एक जॉब मिल गई है, 800 रुपये मुझे मिलेंगे, टी स्टॉल पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, पहले मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग था, हल्का सा था, लेकिन अब ये भारी भरकम कैनिस्टर है जिसको मैं ढोता रहता हूँ। ठीक है, अभी दूध लेने जा रहा हूँ और टी स्टॉल पे मैं काम करता हूँ। तो ये चीज साहब लेखिका से बताता है। However, हालांकि दिस जॉब हैज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम। हालांकि इस जॉब ने साहब की आजादी को छीन लिया है। As such, exactly, their condition is pretty hopeless and full of misery. Exactly, बिल्कुल इनकी जो कंडीशन है वो वाकई में होपलेस है। प्रिटी होपलेस, काफी निराशाजनक है, एंड फुल ऑफ मिजरी, और दुख से भरी है। तो हमको ये चीज पता चलती है पहले पार्ट में साहब के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो कूड़ा बीनने वालों के परिवार में रहता है। इसका जो मूल निवास स्थान है, डोमिसाइल है, वो बांग्लादेश के ढाका में है। और जब वहां पर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, सब कुछ बह गया था। जीने के लिए कोई साधन नहीं थे, जीविकोपार्जन के लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए छोड़ छाड़ करके वो भारत में दिल्ली से सटे हुए सीमापुरी एक इलाके में आ जाता है। और यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, तो सिर्फ कूड़ा बीनने वाला काम ही मिलता है, तो उसी को करके अपना पेट वो सब लोग पालते हैं। और साहब जब जो कि उनका बेटा होता है रैग पिकर्स का, तो उसको भी वही काम करना पड़ता है। लेकिन उसकी हसरतें, ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, लेकिन मजबूरी यही है कि वो कर नहीं सकता। उसको पेट पालना, अपने परिवार की हेल्प करना, इसी में ही वो फंसा रह जाता है। उन बच्चों की ना पढ़ाई हो पाती है, ना उनको अच्छे कपड़े मिल पाते हैं। एक फटा जूता पहनते हैं, कोई उल्टा जूता पहनता है, कोई किसी का कपड़ा पहन लेता है, कोई कुछ नहीं पहनता है। असल में वो नंगे पैर ही रहते हैं। उनका कहना है कि नंगे पैर हम अच्छे से रह पाते हैं, नंगे पैर हम अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन मेन बात क्या थी? उनके पास जूते चप्पल खरीदने के पैसे ही नहीं होते थे।
इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। आप चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत आपको दुख होगा, पढ़ करके इमोशनल हो जाओगे आप। मैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला था, लेकिन अभी मैं सारी समरीज आपको क्लियर करूंगा फटाफट, उसके बाद मैं डिटेल से चैप्टर को भी क्लियर करूंगा। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, देखते हैं क्या बताया गया है। द सेकंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश। जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा भाग है, वो उजागर करता है मुकेश के जीवन को। मुकेश के जीवन के बारे में हमें सेकंड पार्ट में पता चलता है। मुकेश इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश एक लड़का है जो मनिहारों के परिवार से ताल्लुक रखता है, चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार से ताल्लुक रखता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद मशहूर है अपनी अमेजिंग, अपनी बहुत ही खास ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कांच को फूंक मार करके जब हम तरह तरह के वेसल्स बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लास ब्लोइंग। कांच को गर्म करके फिर उसमें एक बड़ी सी पाइप डाल करके ब्लो करते, फूंकते हैं और तब जाके उसका शेप दिया जाता है। इसलिए इस इंडस्ट्री का नाम क्या पड़ गया? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, कांच की चीजें यहाँ पर बनती है, बहुत ही अमेजिंग चीजें यहाँ पर बनती है। फिरोजाबाद इज क्वाइट फेमस। Okay, there is an engagement of nearly 20,000 children in this particular business. यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इस विशेष व्यवसाय में लगभग 20,000 बच्चे लगे रहते हैं। Furthermore, no one over there understands or respects the law that forbids child labor. इसके अलावा कोई भी वहाँ पर over there कोई भी वहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करता है, समझता नहीं है और अथवा कानून का सम्मान नहीं करता है। जो लॉ है, जो कानून है कि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करना है, उस चीज का वो सम्मान नहीं करते हैं। लॉ क्या है? दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर। जो बाल श्रम को मना करता है, उस लॉ का, उस कानून का सम्मान नहीं करते हैं। कौन लोग? वहां के लोग। अब कैसे कर लें सम्मान जब उनके पास खाने पीने का ही नहीं होगा? तो घर परिवार पूरा सब लगेगा कि नहीं लगेगा? दिन भर मेहनत करते तब जाके दो आना उनको मिलता है, तब जाके घर में कुछ खाना बन पाता है। एक आदमी के करने से कैसे हो पाएगा? Moreover, इसके अलावा the living condition as well as the working environment are both horrendous. यहाँ पर R नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर is होगा। इसके अलावा जो लिविंग कंडीशन है, साथ ही साथ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो काम करने का जो माहौल है, वो दोनों ही क्या है? बोथ, दोनों ही क्या? हॉरेंडस, बहुत ही अप्रिय हैं, बहुत ही दुष्कर हैं, बहुत ही भयावह हैं, विभत्स हैं। ऐसी लिविंग कंडीशंस हैं, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट है कि आप वहां पर चले जा करके देख भी लोगे बच्चों को ना, तो फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। इन कंडीशंस में वो काम करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, उन गर्म गर्म भट्टियों के पास बैठ करके वो ग्लास ब्लोइंग का काम करते हैं। These children live in dreary cells. ये बच्चे घुप अंधेरी कोठरी में रहते हैं। Also साथ ही साथ they work close to hot furnaces. वे काम करते हैं गर्म गर्म भट्टियों के बिल्कुल नजदीक। This is certainly very dangerous. ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है। As it makes these children blind. क्योंकि ये जो चीज है, इससे बच्चे अंधे हो सकते हैं। ये चीज बच्चों को अंधा बना सकती है, बनाती है। When they enter adulthood, जब वो प्रौढ़ावस्था में आते हैं, जब वो वयस्क हो जाते हैं, तब यही बच्चे क्या होते हैं? अंधे हो जाते हैं। क्योंकि पूरे किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में, बचपन में उन्होंने क्या किया है? उस ग्लास ब्लोइंग फर्नेस के पास बैठ करके काम किया है। कमरे में पूरा अंधेरा होता है, बाहर का उजाला अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो एकदम से जब वो बाहर जाएंगे तो उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। Furthermore, इसके अलावा these children have to deal with the pressure of debt. इसके अलावा इन बच्चों को कर्ज के बोझ से झेलना पड़ता है। बहुत सारा कर्ज इनके ऊपर हो जाता है, उसको भी झेलना पड़ता है। इस पूरी तरीके से इनको फंसा दिया जाता है कि वो इस काम को छोड़ ही ना सके। या तो अपना कर्ज अदा करो, वरना इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। वो फंसे हुए हैं। Moreover, इसके अलावा they are unable to think of a solution to solve this problem. इसके अलावा वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन है उसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। उनको कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। There is no way for these children to come out of this trap. कोई भी रास्ता नहीं है इन बच्चों के लिए इस मकड़जाल से निकल कर बाहर आने का। The policemen, bureaucrats, middlemen and politicians will all hinder their way of progress.
जो पुलिसकर्मी हैं, जो अफसर लोग हैं, मिडिलमैन मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन जो राजनेता हैं, ये सभी इनके प्रगति में, इनके प्रोग्रेस के रास्ते में बाधा पहुंचाएंगे। अगर ये कुछ भी अलग करने के लिए निकलेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, उनके मार्ग में, उनकी सफलता, उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा पहुंचाएंगे, उनको उनका उत्पीड़न करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, परेशान करेंगे। The women in the household consider it to be their destiny or fate. इन घरों में रहने वाली जो औरतें हैं, उन्होंने इसको अपनी किस्मत मान लिया है, मानती हैं। उन्होंने कहा ये हमारी अब किस्मत ही बन गई है, अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमको यही करना होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग का परिणाम ये है कि वे फॉलो करती हैं द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। इस रचे बसे, इस स्थापित प्रथा को वो फॉलो करती हैं। इनके पास कोई चारा है नहीं, चलो भाई जो ऐसे चलता चला आ रहा है वैसे भाई चलो, वैसे ही जीते रहो। तो इस एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन को, इस स्थापित प्रथा को फॉलो कर रही हैं। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, लेकिन कुछ अलग है मुकेश के बारे में। जब मैं कुछ देखती हूँ, उसको देखती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि कुछ तो मुकेश अलग है इन लोगों से। ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। वहाँ के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग है वो। दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स, क्योंकि मुकेश के ख्वाब बहुत बड़े हैं। He has big dreams. He has a desire to become a motor mechanic in future. उसकी ख्वाहिश है, उसकी इच्छा है कि वो बड़ा होकर के फ्यूचर में क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ये उसकी हसरत है। वो ये चूड़ी वाला काम नहीं करेगा, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में अपना जीवन पूरा नहीं वो खपाएगा। उसके अपने अरमान हैं। द garage is far away from where he lives, but he has the determination to work. जहाँ वो रहता है वहाँ से जो garage है वो बहुत दूर है, but he has the determination to walk. लेकिन उसके अंदर इरादा है पैदल चलने का, वहां तक पैदल चल करके गराज में पहुंच करके मोटर मैकेनिक का काम सीखने का उसके अंदर इरादा है। सो हमने इस सेकंड पार्ट में किसके बारे में पढ़ा, मुकेश के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा मुकेश एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद में रहता है और वहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करता है, और ऐसी खराब कंडीशन है कि वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। उसके घर वाले इस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे या कोई संगठन बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस उन पर धावा बोल देंगे। उनके पास ना अपना वोटर कार्ड है, ना परमिट है, ना अपना हाउस है। एक हटमेंट में वो रहते हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं है, बस वोटर कार्ड में उनका नाम चढ़ जाए, वो पॉलिटिशियंस को वोट दे सके, इसलिए उनको राशन कार्ड मिल गया है, खाना मिल गया है। तो वो कहते हैं कि हमको खाना मिल जाए, आईडी का क्या है, हमको आईडी नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए। जिसको कहोगे उसको वोट दे देंगे, हमको बस खाना मिल जाए। तो हमको ये चीज़ें इस चैप्टर में पता चली। साहब के बारे में हमें पता चला, मुकेश के बारे में हमें पता चला, और इस चैप्टर में एक लड़की के बारे में भी बात की गई है। आपको कमेंट में बताना है उस लड़की का नाम, ठीक है? तो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, और आपको एक वर्ड मिलेगा, एक लड़की का, एक बच्ची का नाम मिलेगा, आपको वो कमेंट में बताना है। ओके, इस चैप्टर को थोड़ा आप पढ़िएगा अच्छे से। ओके, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सिंपैथेटिक चैप्टर है। पढ़ने के बाद आप काफ़ी सिंपैथेटिक फील करोगे। सो दिस इज़ द समरी विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू। लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट। ओके, बाय।